दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसी भी कार्यकाल में करप्शन कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, इस बात की जानकारी तो और इस बात का आकलन हम लोग आजादी के बाद से करते आए हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार या करप्शन की परिभाषा ही बदल दी जाए और उस परिभाषा के मातहत करप्शन को ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए, तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि कोई करप्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मौजूदा वक्त का सच यही है और बीते 6 बरस में ऐसा ही कुछ इस देश के भीतर हुआ है। और आज का दिन एक खास दिन है क्योंकि आज की तारीख 26 मई है। तो ठीक 6 बरस पहले 26 मई 2014 को इस देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला। उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के इस 6 बरस के दौर में आज हम दरअसल आपको उस नब्ज को पकड़वाना चाहते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएं कि दरअसल करप्शन की परिभाषा अगर बदल जाएगी तो फिर इस देश के भीतर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी आप तक आएगी नहीं। सरकार खुद को ईमानदार कहेगी और ईमानदारी का तमगा लेकर जब वो चलेगी तो आपके पास कोई जानकारी ना तो आंकड़ों के तौर पर होगी, ना वो फैक्ट्स फिगर होंगे, क्योंकि सीबीआई जांच नहीं कर रही है, सीवीसी किसी को दायरे में नहीं ले रहा है, सीएजी कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है, आरबीआई खामोशी बरते हुए है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो वो फिर अपने तौर पर खारिज हो जाता है। फिर आप चीजों को कैसे जान पाएंगे? तो इस 6 बरस के कार्यकाल के दौर में हमें लगता है कि आज हम उस बैंकिंग सिस्टम को पकड़ना चाहते हैं जिस बैंकिंग सिस्टम को बैंकरप्ट इस दौर में कर दिया गया। एक सवाल तुरंत जहन में आता है कि पता नहीं क्यों इंदिरा गांधी ने क्या सोचकर नेशनलाइजेशन की थी बैंकों की। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उससे पहले की परिस्थिति देखिएगा तो जो देश के प्राइवेट बैंक्स थे वो लोगों का जो पैसा जमा था उसको बड़ी तादाद में लूट कर ले जा रहे थे। और यह सिलसिला आजादी के बाद से शुरू हुआ था क्योंकि उस वक्त बड़ी तादाद में विदेशी कंपनियों के बैंक थे और उसके बाद राष्ट्रीयकरण करने के बाद एक जिम्मेदारी सरकार की हुई। लेकिन मौजूदा बैंक ने उसी बैंक को एक टूल बनाया गया। इसी बैंकिंग सिस्टम को सरकार ने अपना एक हथियार बनाया है और उसके जरिए इस देश की इकोनॉमी से जो खिलवाड़ हुआ, जो हो रहा है, और आरबीआई भी कितना खोखला अंदर से हो गया, जहां किसी तरीके का कोई संकट आ जाए तो वह आज निपटाने की स्थिति में नहीं है। और इस देश के भीतर की इकोनॉमी इतनी डामाडोल हो गई कि अब कारोबारी ही बैंक से लोन लेना नहीं चाह रहे हैं। लोन वह लोग ले रहे हैं जिनके घर की रोजी रोटी चल जाए किसी तरीके से लोन लेकर। यह स्थिति इकोनॉमी की है। और दूसरी तरफ सरकार अपने तौर पर कहती है कि बैंक जिसे मन चाहे लोन दें, उनके खिलाफ ना सीबीआई काम करेगी, ना सीवीसी कुछ देखेगा, ना सीएजी कुछ, यानी कोई जांच प्रक्रिया से वो छोड़ दें क्योंकि सरकार गारंटी लेगी हर चीज की। वह लोन दें और इकोनॉमी को कम से कम चलाने की स्थिति में तो लाएं। यानी इकोनॉमी इतनी डूब गई है कि बैंकिंग सिस्टम को आप अब करप्शन की दिशा में ढकेल भी रहे हैं। और इस देश के भीतर में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के चेक एंड बैलेंस होते थे जिसके जरिए बात सामने आती थी कि फलां ने करप्शन किया है, सीएजी की रिपोर्ट आई तभी तो 2G और कोयला घोटाले या कॉमनवेल्थ की जानकारी आई। अगर वो नहीं देती तो फिर क्या जानकारी आती? इसी दायरे में आज आपको हम एक ऐसे सफर पर लिए चलना चाहते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएं कि इस देश के भीतर में इस 6 सालों में हुआ क्या है और किस तरीके से मौजूदा वक्त में हम जान भी नहीं पाएंगे और करप्शन हो जाएगा। जान भी नहीं पा रहे हैं और करप्शन हो रहा है। इस परिस्थिति में हमें लगता है कि बैंक फ्रॉड की एक स्थिति आपके सामने पहले रख देते हैं। इस देश के भीतर में बैंक फ्रॉड सबसे ज्यादा बढ़ते चले गए, लेकिन शुरुआत में हमने जिक्र आज लोन का किया है क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर बहुत साफ कहा कि दरअसल किसी भी हालत में लोन देने का फैसला अगर गलत साबित होता है, नुकसान होता है, तो किसी भी बैंक के अधिकारी को दोषी ना माना जाए। जो भी अतिरिक्त टर्म लोन है, जो भी वर्किंग कैपिटल है अतिरिक्त, वो बैंक जिसे मन चाहे जो योग्य है उसको दे दे। कोई कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार इसकी गारंटी ले रही है। अब आप देखिए इस देश के भीतर के उस सफर पर चलिए जिस समय मोदी गवर्नमेंट, यानी 2014 से पहले की एक स्थिति देखिए। 2012-13 में बैंकों ने जो लोन दिया था वह तकरीबन 63,000 करोड़ का लोन 2012-13 में दिया गया था। 13-14 यानी मार्च 14 तक जो लोन दिया गया था वो 65,000 करोड़ का लोन दिया गया था। और 14-15 से बैंकों द्वारा लोन दिए जाने की तादाद बढ़ जाती है।
14-15 में, यानी अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक 1,50,000 करोड़ के लोन दिए जाते हैं। उसके बाद वो और बढ़ता है, 1,60,000 करोड़ होता है। उसके अगले साल और बढ़ता है, 1,70,000 करोड़ होता है। ये धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है और बढ़ते बढ़ते स्थिति धीरे धीरे ये आती है कि इस देश के भीतर में जो बैंक फ्रॉड है उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। बैंक फ्रॉड इस देश के भीतर में मोदी सत्ता आने के बाद 2014 से 2017 का अगर एक डाटा देखिए, क्योंकि इसकी जानकारी पहली बार पार्लियामेंट में दी गई थी और पार्लियामेंट में कहा गया कि इन 3 साल में सरकार ने कहा 2015, 2016, 2017 में तकरीबन 5,200 एम्प्लॉइज जो बैंक के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी जो फ्रॉड के मामले हुए हैं उनको लेकर कार्रवाई की गई है और नंबर ऑफ फ्रॉड्स जो हुए थे वो लगभग 8,622 फ्रॉड हुए थे और बैंक स्टाफ सीधे तौर पर जो इन्वॉल्व था वह लगभग 1,046 बैंक एम्प्लॉय सीधे तौर पर उसमें इन्वॉल्व था। और अलग अलग बैंकों में जो घोटाले हुए थे इस दौर के भीतर में, उसके आंकड़े अलग अलग तरीके से हैं। महाराष्ट्र में 602 करोड़, हरियाणा में 328 करोड़, दिल्ली में 180 करोड़, कर्नाटक में 211 करोड़, ये घोटाले इस दौर में हुए हैं। और इतना अगर बैंकों के हिसाब से देखिएगा तो बैंक ऑफ इंडिया या शुरुआत कीजिए एसबीआई में 2,466 करोड़, ये सिर्फ शुरुआत के 3 साल का है जो घोटाले फ्रॉड हुए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा 782 करोड़, सिंडिकेट बैंक 582 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 527 करोड़, पीएनबी 471 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 450 करोड़, 449 करोड़। ये अलग अलग फ्रॉड के आंकड़े हैं जिस आंकड़ों से आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी तादाद में घोटाले घपले फ्रॉड बैंकों में हो रहे थे और बैंकों को अब छूट दी गई है कि वह लोन जिसे मन चाहे दीजिए, लेकिन जांच नहीं होगी। तो उसके आगे बढ़िए, 2017-18 में तकरीबन बैंकों का जो फ्रॉड का मामला है वो 41,000 करोड़ का है। 2018-19 में ये बढ़कर 71,000 करोड़ का पहुंच जाता है। यानी देखिए लगातार बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर का जो था 2018-19 में वो 64,509 करोड़ का सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का था। अब यहां पर सवाल है कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें इस देश का एनपीए बढ़ भी रहा है, एनपीए बीच में घट भी जाता है और एनपीए आने वाले वक्त में बढ़ भी जाएगा, इसकी बात भी सरकार कहने से नहीं चूकती है। लेकिन एनपीए बढ़ता है कि आपने कर्ज गलत व्यक्ति को दिया, वो कर्ज नहीं लौटा पाएगा, इसकी जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी। मेहुल चौकसी या नीरव मोदी को जो आपने लोन दिया वो नहीं लौटा पाएंगे, इसकी जानकारी आपको थी या नहीं थी। लेकिन आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि जो बैंक के अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बंद हो गई, जबकि आंकड़े खुद बतलाते हैं कि बैंक के खिलाफ एक वक्त सीबीआई एग्रेसिव थी, सीवीसी काम कर रही थी, सीएजी रिपोर्ट दे रही थी, हर कोई अपने तौर पर काम कर रहा था। फिर यह रुक क्यों जाता है? और सरकार ने नियम कायदे कुछ इस तरीके से बनाए जिसके जरिए सीबीआई, सीवीसी, सीएजी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक के जनरल मैनेजर्स मिलकर ही एक कमेटी बना लें और उस कमेटी में ही तय कर लें कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। यानी फ्रॉड हुआ ठीक है, बैंक अधिकारी उसमें शामिल है ठीक है, लेकिन उस मामले को कैसे दबा दिया जाए, इसके लिए प्रक्रिया 2016 से शुरू हुई और 2019 तक भी यह जारी रही कि इसे इस रूप में किया जाए। हम उस स्थिति पर आए उससे पहले, चूंकि बैंक फ्रॉड का जिक्र हम लगातार आपसे जो कर रहे हैं और मौजूदा वक्त की स्थिति इकोनॉमी की इतनी बिगड़ गई है कि अब यहां पर कोई कारोबारी लोन लेना नहीं चाहता है और इस देश के भीतर में घर चलाने के लिए लोग लोन लेने की स्थिति में आ गए हैं। बैंक फ्रॉड के 2017-18 में एक नीरव मोदी का जो मामला आया, अगर उस नीरव मोदी के मामले को हटा भी दीजिएगा तो भी पीएनबी टॉप पर था 6,461 करोड़। उसके बाद एसबीआई था 2,224 करोड़। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया था 2,222 करोड़। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा था 1,928 करोड़। ये 2017-18 का बैंक फ्रॉड का आंकड़ा हम दे रहे हैं और 1,000 से ऊपर का दे रहे हैं। आंध्रा बैंक 1,303 करोड़, इलाहाबाद बैंक 1,520 करोड़, यूको बैंक 1,224 करोड़, आईडीबीआई 1,116 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1,084 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1,029 करोड़,
इंडियन ओवरसीज बैंक 1015 करोड़। ये तमाम जो घपले घोटाले हो रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जांच नहीं हो रही थी, जांच हो रही थी और बाकायदा हो रही थी। और 2015 में, यानी मोदी सत्ता 2014 में आती है, 2014 के बाद लोन की तादाद बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, ज़्यादा तादाद में लोन देने लगे। और 2015 में सीबीआई ने अपने तौर पर बताया कि उसने तकरीबन 171 केसेस की जांच की है और उसमें बैंक फ्रॉड 20,646 करोड़ का है। और उसमें जो बैंक अधिकारी जो बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं, इसमें लगभग इतनी बड़ी तादाद में बैंक अधिकारियों से उनको लगातार जो पूछताछ करनी पड़ रही है, ये आंकड़े और बढ़े हैं। इसी के बाद झटके में सीवीसी ने क्या किया कि 2016 में सीवीसी ने बैंकों को निर्देश दिया कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का बैंक फ्रॉड होता है तो आप हमको जानकारी तुरंत दीजिए। यानी पहले जो माध्यम था वो आरबीआई होकर सीबीआई तक जाता था, अब सीवीसी पहले बीच में आ गई। नवंबर 2016 में उसने कहा कि बैंकों को निर्देश जारी होगा, 1 करोड़ से ज्यादा का होगा तो आप हमें जानकारी दीजिए। तो बैंकों ने मान लिया कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो घपले घोटाले हो रहे हैं, सीवीसी को जानकारी देंगे। लेकिन जनवरी 2019 यानी पिछले साल 2019 में सीबीआई बोली कि अब वह चाहती है कि किसी हालत में भी लगभग 50 करोड़ से ज्यादा, ये 2019 में अगस्त के महीने में 50 करोड़ से ज्यादा के जो बैंक फ्रॉड हैं, उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड एक बनाया गया और इसके मातहत तमाम अधिकारियों को सामने लाया गया और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसमें आरबीआई के अधिकारी भी शामिल हो गए और उन्होंने कहा इस मामले को जल्दी से जल्दी अपने तौर पर निपटा दें, ये मामले सीबीआई के पास नहीं जाने चाहिए। सीबीआई को कुंद कर दिया गया। सीबीआई का एक अधिकारी वहां बैठता जरूर था, उससे पहले सीबीआई जांच कर रही थी, चार्जशीट दाखिल करती थी, एक प्रक्रिया थी, सजा होती थी। लेकिन इस झटके में इन चीजों को बदल दिया गया। तो अब वहां पर जो भी अधिकारी था वो सीबीआई का अधिकारी था, ईडी का अधिकारी था, इनकम टैक्स था, आईएएस अफसर बैठे थे, यह केसेस को अपने तौर पर निपटाने लगे। और 10 जनवरी 2019 को सीवीसी ने कहा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहती है कि 123 गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ तत्काल मामले निपटाए जाएं, कार्रवाई हो, निपटाए जाएं, यानी क्रिमिनल केसेस ना हो, यानी सीबीआई जांच ना करे, निपटाए जाएं। इसमें 7 केसेस के जो 16 अधिकारी थे वो कौन कौन थे? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से जुड़े हुए अधिकारी थे, कॉरपोरेशन बैंक के अधिकारी थे, एसबीआई के अधिकारी थे, पीएनबी के अधिकारी थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी थे, सिंडिकेट बैंक के अधिकारी थे। इसकी जानकारी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप मामले को सेफ्टी वॉल्व के तौर पर अपने आप को ले लेते हैं कि करप्शन के मामले लोगों तक नहीं जाएं। इससे पहले क्या होता था कि करप्शन होता था तो डिपार्टमेंट जांच करता था, उस डिपार्टमेंट के भीतर भी करप्शन होते थे, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन आपस के कंट्राडिक्शंस करप्शन को सामने ले आते थे, या फिर कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट चीजों की जानकारी देता था, मीडिया उसे दिखा देती थी, पॉलिटिशियंस उसको अपना पॉलिटिकल टूल बना लेते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में नियम कायदे ऐसे बना दिए गए कि हमारी इकोनॉमी ही ठहर जाएगी, हम तो इसी में फंस कर रह जाएंगे कि सीबीआई की जांच में फला मैनेजर फंसा हुआ है, सीवीसी के आरोप के तहत फला जनरल मैनेजर फंसा हुआ है, सीएजी कह रही है इस बैंक का कच्चा चिट्ठा ठीक नहीं है, वो उसमें फंसा हुआ है। तो उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया और नियम बनाया गया कि 50 करोड़ से ज्यादा का जो घपला घोटाला होता है उसके लिए ये कमेटी ही तय कर देगी। और इसी से निकलकर वो आती है वो परिस्थिति जिसमें सरकार कहती है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम रेड टेपिज्म में नहीं फंसते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है आप लोग फिक्र मत कीजिए सीबीआई की, सीवीसी की, सीएजी की, आप अपने तौर पर लोन बांटते चले जाइए। लेकिन स्थिति तो बिगड़ी हुई है। अब इसके भीतर जब आप आएंगे तो आपको जानकर रहते होगे कि सीबीआई अपने तौर पर काम इतनी बड़ी तादाद में करती है। हमने 2015 का जिक्र किया, 2016 में 131 एफआईआर सीबीआई ने की, 2017 में 926 एफआईआर की, 2018 में 751 एफआईआर की, पिछले साल 2019 में 583 एफआईआर की। और ऐसा भी नहीं है कि मौजूदा वक्त में लॉकडाउन जब है तब सीबीआई काम नहीं कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, बैंकों को लेकर भी काम कर रही है। 15/4 यानी 15 अप्रैल लॉकडाउन के वक्त में 2020 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की जो बैंक ऑफ इंडिया के जो बैंक मैनेजर हैं और लगभग 4 और अधिकारी हैं, इनका पूरा इन्होंने जो लोन दिया हुआ था, टर्म लोन दिया हुआ था और कैश क्रेडिट लोन दिया हुआ था, ये अरुणाचल प्रदेश की एक प्राइवेट ट्रेडिंग एजेंसी है, उसको लगभग 1,98,00,000 का लोन दिया हुआ था। अब वो एनपीए में तब्दील हो गया तो फिर वो मामला सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने जांचा। लेकिन अब ऐसे मामले आपको सुनने को नहीं मिलेंगे क्योंकि स्थिति तो अब
एक सेफ्टी वॉल्व वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि सीबीआई अगर इस दौर में काम कर रही थी तो किस रूप में इसने जम्मू कश्मीर बैंक लगभग 177 करोड़ का मामला है वहां पर, उसके खिलाफ भी इसने कार्रवाई की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए 12 लोग और हेड कैशियर जो नवा शहर पंजाब के हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की 30 मार्च को। लॉकडाउन में भी काम कर रही थी। लेकिन सीबीआई से जब ये काम ले लिए जाएंगे तो सीबीआई को कहां फंसाया जाएगा? सीबीआई की मौजूदगी तो होनी चाहिए। अब देखिए सीबीआई से क्या क्या काम लिए जाते हैं। मसलन 23 मई को सीबीआई एक चार्जशीट दाखिल करती है। उसमें बताया जाता है 4,000 रुपए उधमपुर के एक जूनियर इंजीनियर ने घूस ली। 5 मई को सीबीआई एक दूसरे अधिकारी को गिरफ्तार करती है, क्लर्क को गिरफ्तार करती है जो कि बीसीसीएल से जुड़ा हुआ है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का जो सिजुआ एरिया है, वो 3,000 रुपए घूस ले रही है। यह जांच भी सीबीआई कर रही है। लक्षद्वीप में समुद्री जीव को पकड़ना मारना अपराध है, तो वहां पर 24 अप्रैल को वहां भी कार्रवाई करती है और शिकायत दर्ज करती है। यानी सीबीआई अपने तौर पर काम कर रही है। सीबीआई के पास बहुत बड़े मामले हैं। रेड कॉर्नर नोटिस दिए हुए देश में लगभग 375 लोग हैं। सीबीआई दुनिया भर में उसकी खोज कर रही है। 44 के खिलाफ येलो नोटिस है। इस देश के भीतर में सीबीआई की दिल्ली यूनिट जो है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले देख रही है, 34 कंपनी और लोगों के खिलाफ है। मुंबई के जो इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला देख रही है, 49 मामले उसको लेकर है। अलग अलग तरीके से सीबीआई काम कर रही है। लेकिन बैंकिंग सर्विस को आप फ्री कर दीजिए, और बैंकिंग सर्विस के जरिए इस देश को हमें चलाना है और इकोनॉमी चलानी है, तो उस दिशा में आपको ध्यान नहीं देना होगा। जबकि स्थिति ये फैक्ट है कि 2019 में भी सीबीआई, सीवीसी, सीएजी अपने तौर पर अगर काम कर रही थी तो 90 मामले बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए उसके सामने केस आए थे। 16 राज्यों में 190 जगहों पर छापे भी मारे गए थे, और इसमें लगभग 7,000 करोड़ का मामला भी फंसा हुआ था। लेकिन इन सारे मामले को अगर निपटाया जा रहा है और इस स्थिति में लाया जा रहा है कि कोई ध्यान कोई दे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि अब नियम कायदे फ्रॉड को पकड़ने के लिए नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये फ्रॉड सिस्टम इस रूप में चले जिससे इस देश के भीतर की इकोनॉमी डेवलप हो। अब यहां से 2-3 बातें शुरू होती हैं। क्या ईमानदारी को बताने के लिए करप्शन बाहर नहीं आए, इसलिए करप्शन को ऑर्गेनाइज कर दिया गया और सिस्टम का हिस्सा बना लिया गया? क्योंकि कल तक जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें एक बेसिक अंतर यह आ गया कि कल तक बैंक के लोग जो जांच करते थे, अब बैंक की जांच करने वालों की जो कमेटी है उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का भी व्यक्ति है, सीबीआई का भी है, इनकम टैक्स का भी है, सीवीसी का भी है, आरबीआई का भी है, सीएजी का भी है। और इस कमेटी की निगरानी कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। तो सरकार अपने तौर पर इन चीजों को बाहर आने नहीं दे रही है। वहां पर जो करप्शन हो रहे हैं, और डाटा तो आपके सामने है जिसका जिक्र हमने बैंक फ्रॉड का लगातार डाटा किया, और बैंक की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि अगर बैंक के डाटा और बैंक के फ्रॉड्स जो हैं अगर वो सामने आ गए तो यह स्थिति इस रूप में बिगड़ जाएगी। क्योंकि इसकी तादाद को समझिए कि पिछले साल 71,543 करोड़ के जो मामले फ्रॉड के हुए हैं उसमें जुड़े हुए सैकड़ों अधिकारी बैंक से जुड़े हुए हैं। उससे पहले 41,000 करोड़ के मामले हुए, उसमें भी बैंक के अधिकारी जुड़े हुए हैं। और इन सब के बीच में जो सीबीआई के पास जो मामले पहुंचे उसमें जरा परखने की कोशिश कीजिए वो कौन सी कंपनियां हैं जो इस देश में फ्रॉड करती है, वो किस तरीके से इकोनॉमी में हिस्सेदारी करती है। सीबीआई के पास जांच पहुंचती है। अब सीबीआई उन जांच को उस रूप में ही करेगी जिस रूप में कंपनी को वो घेर सके, बनिस्बत की वो बैंक के भीतर से घोटाले होते हैं और अधिकारियों की मिलीभगत कैसे होती है, जैसे नीरव मोदी के केस में हुआ, वो सामने नहीं आना चाहिए। जैसे जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर अलग अलग बैंक के हैं, जैसे एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड 6,000 करोड़ का इसने घपला घोटाला किया। एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड 1,290 करोड़ का घपला घोटाला किया। हर के साथ कोई ना कोई बैंक जुड़ा हुआ है। स्वर्णा इंडस्ट्री ये चेन्नई की है, 1,083 करोड़ का आईडीबीआई बैंक को चूना लगाया। एसबीएल एग्रो इंडस्ट्राइजेशन वाराणसी की एक कंपनी है, इसने 518 करोड़ का चूना लगाया। ये जुड़ा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से। लाल सन्स ज्वेलर्स ये दिल्ली की है, 222 करोड़ का चूना लगाया। ये जुड़ा हुआ है ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स से। एससीएल मैन्युफैक्चरिंग इसने लगभग 150 करोड़ का चूना लगाया। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। जो श्री नाथजी रोलर फ्लोर मिल्स है ये आंध्रा बैंक से जुड़े हुए हैं, लगभग 149 करोड़ का है। जो एससीएल मैन्युफैक्चरिंग है यह 113 करोड़ का मसला इसके साथ जुड़ा हुआ जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है।
अलग अलग बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए, अलग अलग बैंक के अधिकारी जुड़े हुए, इन सारे मामलों को रोकने के लिए या वहां पर गड़बड़ी ना हो, इससे जो मैसेज निकल रहा है वो मैसेज बड़ा साफ है। इस देश की इकोनॉमी चलाने वाले लोग अपने घर से पैसा नहीं डालते हैं, यानी उनकी अपनी पूंजी कोई नहीं होती है। वो किसी भी स्तर पे जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो ये अभी आपके सामने हम डाटा रखते हैं, इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। हर कोई बैंक से ही कर्ज लेता है, बैंक के पैसे से कर्ज लेकर अपनी रईसी करता है, उस कर्ज को दिखलाकर फिर दूसरे बैंक से कर्ज लेता है और उसके जरिए इंडस्ट्री डेवलप करता है। सरकार से सब्सिडाइज वे में इंडस्ट्री चलाने के लिए जो रियायत मिलती है उसका उपभोग करता है, प्रोडक्ट बनाता है, रोजगार देता है और उसी के जरिए कमाता है। एक साइकिल चल पड़ी है। यानी जो स्थिति पीएसयू की होती है वहां पर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बिके, लोग खरीदें, लोगों को रोजगार मिले, वो प्रॉफिट में रहे। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, लेकिन सारी चीज़ें स्टेट की ही शिफ्ट हो जाती है, जनता की ही इकोनॉमी वहाँ शिफ्ट हो जाती है। और इस फ्रॉड को रोक पाने के बदले सरकार ने जो नियम कायदे बनाए, उसने इस तरीके से नियम कायदे बनाए कि उस दिशा में आप देखिए ही नहीं और उसको पहले ही रोक दिया जाए। इस स्थिति का आकलन मौजूदा वक्त में कितना घातक हो गया है, इसको 2-3 बातों से और समझिए कि अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वह भी भारत की इन परिस्थितियों को समझ रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। अप्रैल के महीने में लगभग 3,400 करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिए। मई के महीने में लगभग 8,000 करोड़ रुपए वो वहाँ से निकाल चुके हैं। और इन सब के बीच सीएजी की एक भूमिका रहती थी जो बताती थी कि किस तरीके से बैंक फ्रॉड में जो हो रहे हैं या बैंकों से पैसा जो जाता है उस पैसे का उपयोग अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसकी पूरी डाटा रखते थे। सीएजी ने क्या ये भी बंद कर दिया है? क्योंकि सीएजी के बारे में जो जानकारी मिलती है डॉक्यूमेंट्स में, आखिरी जानकारी मिलती है कि जब मई 2014 में मोदी सत्ता में आए तो 21 अगस्त 2014 को जो पीएससी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो पार्लियामेंट की बनती है, उसने सीएजी से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए उन मामलों को लेकर जो कि इससे पहले की गवर्नमेंट में चला रहा था, वहाँ जो घपले घोटाले हुए थे और उसके दायरे में कई बैंक भी फंसे। वो एक आखिरी कार्रवाई थी बैंकों के खिलाफ सीएजी की। उस समय जो केवी थॉमस थे, कांग्रेस के थे, पीएससी चीफ हुआ करते थे, लेकिन जो बहुमत था वो बीजेपी का हो गया था। और सीएजी जो थे उस समय शशिकांत शर्मा थे और उन्होंने जो उस दौर में जिन चीज़ों का जिक्र किया उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का जिक्र था, नेचुरल गैस का जिक्र था, जो कॉल ब्लॉक्स बांटे गए उसका जिक्र था। तो उनकी जांच वो लास्ट जांच थी, उसके बाद से फिर जांच वांच हुई नहीं। और उस दायरे में देना बैंक, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, इसके लगभग 437 करोड़ के मामले थे। अब आप सोचिए कि 2014 में 437 करोड़ के मामले को लेकर सीएजी भी सक्रिय है, सीवीसी भी सक्रिय है, सीबीआई भी सक्रिय है। और मौजूदा वक्त में घपले घोटाले होते होते जब बैंक लोन की जानकारी आती है तो वह 1,76,000 करोड़ पार कर जाता है। और अलग अलग बैंकों की स्थिति अगर हम देखते चले जाते हैं तो ये आंकड़े तो 71,000 करोड़ को पार कर जाते हैं। तो जांच नहीं करनी है, तो ये एक परिभाषा चेंज करने की दिशा में चीजें बढ़ जाती है। लेकिन सवाल है कि इस देश को आखिर में चलना तो है ही। अब आप देखिए, जो हाल का एक डाटा आया है जो आरबीआई ने ही दिया है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश में अब इकोनॉमी इतनी डामाडोल हो गई है और करप्शन की परिस्थितियों से भी अब इकोनॉमी संभल नहीं पा रही है। इसीलिए 2012 से 2016 तक जो कर्ज वृद्धि थी, जो कर्ज ले रहे थे लोग बैंक से, वह लगभग 11% थी। 2016 से लेकर 2000 के बीच में घटकर ये 8.6% हो गया। इतना ही जो बड़ी इंडस्ट्री थी, बड़ी इंडस्ट्री का जो कर्ज लेने की जो स्थिति थी 9.3% था कर्ज लेना उनका 2012 से 2016 तक। लेकिन 2016 से 2020 तक ये घटकर 1.9% आ गया। अब कोई कर्ज नहीं ले रहा है। और जो मिडिल क्लास के जो मध्यम वर्गीय जो इंडस्ट्रीज होती है उसका 3.3% था 2012 से 2016, जो 2016 के बाद से घटकर 2020 में 2.1% आ गया है। और जो सबसे छोटी इंडस्ट्री थी उनकी तो बहुत ही हालत खराब है, जिसे हम लोग सूक्ष्म कहते हैं या लघु उद्योग कहते हैं। उनका जो रेशियो था बैंक से लोन लेकर खुद को इकोनॉमी में ढालकर इंडस्ट्री को डेवलप करना, वह 11.9% था। लेकिन 2016 से 2020 के बीच में वह
0% से भी कम आ गया, 1% से भी कम आ गया, 0.7% हो गया। और आपको जान के हैरत होगी कि जो रोजमर्रा की जिंदगी जो चलती है, जिसको हम लोग बैंक से पर्सनल लोन लेना मानते हैं, पर्सनल लोन लेने की तादाद बढ़ गई। जो 15% हुआ करती थी अब वो 16.2% हो गई। यानी घर चलाने के लिए लोगों को लोन चाहिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए अब लोन कोई लेने को तैयार नहीं है, बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि बैंक को पता है ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। बैंक को ये पता है कि ये अगर एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो लोन क्यों दे। यानी एक ऐसी स्थिति देश के सामने लाकर खड़ी कर दी गई है जिसमें करप्शन अगर हो रहा है, कोई अगर करप्ट है तो वो बातें वहीं की वहीं दब जाए, कोई जानकारी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई डाटा किसी भी रूप में सामने नहीं आएगा। और ये एक पॉलिसीगत निर्णय है। और अगर पॉलिसी ऐसी बन गई है और करप्शन की स्थिति ये आ गई है तो फिर इस परिकल्पना में चले जाइए कि भारत की आज़ादी के बाद जो करप्शन के डाटा थे वो डाटा तो गायब ही हो जाएंगे। और अगर डाटा गायब होते चले जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि मौजूदा वक्त में सबसे ईमानदार सरकार हमारे और आपको लेकर चल रही है, तो फिर आप फिर एक बांसुरी बजाइए कि हाँ ये एक बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन आखिरी सच यह है कि सीएजी ने जो जानकारी दी वह मोदी गवर्नमेंट के 11 मंत्रालयों के बारे में जानकारी दी, जहां खर्चा ज़्यादा हो गया या जिस जगह पर खर्चा हुआ उसकी जानकारी वो नहीं दे पाए। सीएजी ने यह भी जानकारी दी जो सेस कलेक्शन होता है, जो जनता से पैसा लिया जाता है, जीएसटी आने के बाद उसे रुक जाना चाहिए था, वह फिर भी लिया गया, या फिर जो पैसा जिस लिए लिया गया उस दिशा में खर्च नहीं किया गया। आपको जानकर हैरत होगी, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत केस, क्लीन एनर्जी सेस, चाय, चीनी, जूट पर सेस, ये सारे सेस लिए गए लेकिन खर्च उस दिशा में नहीं किए गए। इतना ही नहीं, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस भी 2018 तक लिया गया, 19 तक लिया गया, 19 के सितंबर तक लिया गया और खर्च नहीं किया गया। ये 96 से लिया जाता था और तकरीबन 8,077 करोड़ रुपए लिया गया। और खर्च आपको पता है, जब सितंबर 2019 में इसे बंद किया गया तो कितना हुआ? खर्च किया गया सिर्फ 780 करोड़ रुपए। लेकिन ये बात सामने आएगी नहीं। बैंकिंग सर्विस इस दौर में किस रूप में दिवालिया हो चली है, ये हम लोग की आंखों के सामने है और यह एक खतरे की घंटी है। 6 साल का ये सफ़र है जो जारी रहेगा। सरकार मनाएगी 30 तारीख को जश्न वर्चुअल, लेकिन हम इस वर्चुअल जश्न के साथ आपके साथ कुछ फैक्ट के साथ जुड़ेंगे जिसमें बताया जाएगा कि दरअसल 6 साल के सफ़र में करप्शन की परिभाषा बाकी क्षेत्रों में कैसे बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।